हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आप सबका सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में, के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले के पार्ट के आखिर में मैं आपको वर्चस्व का मतलब बता दिया था। मैं आपको फिर से एक बार वर्चस्व का मतलब बता देता हूं। वर्चस्व का मतलब होता है सभी क्षेत्रों, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक में एकमात्र महाशक्ति का होना। तो आज हम सबसे पहले वर्चस्व के तीनों अर्थों का संक्षेप में वर्णन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में। वर्तमान में अमेरिका की रीढ़ उसकी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है। अनूठी इस अर्थ में है कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एक कदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास। अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह है, लेकिन इससे भी ज्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके आसपास के बराबर भी नहीं है। अमेरिका के नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ जितना अपनी सैन्य शक्ति पर खर्च करते हैं, उतना अकेला अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति पर खर्च करता है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं। इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें 15 सार्वत्रिक रक्षा बजट 2017 का दे रखा है अरब डॉलर में। इसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसका बजट जो है बाकी के उसके बराबर के शक्तिशाली 15 देशों के से भी ज्यादा है। अब हमारा दूसरा अर्थ आता है वर्चस्व का ढांचागत ताकत के अर्थ में। वर्चस्व का दूसरा अर्थ यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और कायम रखे। हम जानते हैं कि अमेरिका विश्व में प्रत्येक भाग, वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र और प्रौद्योगिकी के प्रत्येक भाग में मौजूद है। उदाहरण के लिए अमेरिका अनेक देशों को कह चुका है कि विश्व के सभी समुद्री मार्गों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूर्णतः खुले रखें, क्योंकि मुक्त व्यापार समुद्री व्यापारिक मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। यह धमकी वास्तव में वह ताइवान, जापान व खाड़ी देशों को दे चुका है। अमेरिका अपनी ढांचागत ताकत को दिखाने के लिए अनेक छोटे बड़े देशों को यह कह चुका है कि जो भी उदारीकरण और वैश्वीकरण को नहीं अपनाएगा या परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, उसे विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि से ऋण देने के बारे में या तो कटौती की जा सकती है या उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जनसंचार माध्यमों में जानकारी मिलती है कि अमेरिका समय समय पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता रहता है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब जगत जोड़ता जाल का आभारी संसार साकार हो गया दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का ही परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों में एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें अधिकांश उपग्रह अमेरिका के ही हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हलके में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% की भागीदारी है। यदि विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व के कुल व्यापार की लगभग 14% की हिस्सेदारी है। अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एकेडमिक डिग्री है। यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा की व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वार्टन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। इसकी स्थापना 1881 में हुई। इसकी स्थापना 1881 में। अब आता है वर्चस्व सांस्कृतिक
अर्थ में वर्चस्व के तीसरे अर्थ का संबंध सहमति गढ़ने की शक्ति से है, अर्थात कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने अभाव में रहने वाले को इस प्रकार सहमत कर सकता है कि वे भी विश्व को उसी दृष्टिकोण से देखने लगे जिसमें वह विश्व को देखता है। आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते ही नहीं बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। चाहे हम इस बात को माने या न माने, लेकिन यह सच है कि आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं विश्व में प्रचलित हैं, दुनिया के अधिकांश लोगों और समाज के जो सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित है। व्यवहार और बर्ताव के ही प्रतिबंध हैं। अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है और इसी कारण सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वर्चस्व का ये सांस्कृतिक पहलू है जहां जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है। समय गुजरने के साथ हम उसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब हम इसे इतना ही सहज मानते हैं जितना अपने आसपास के पेड़, पक्षी या नदी को। आपको आंद्रे और उसकी कूल जीन्स की याद होगी। आंद्रे के माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे तो उनकी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स आज़ादी का परम प्रतीक हुआ करती थी। युवक युवती अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटकों से नीली जीन्स खरीदने पर खर्च कर देते थे। ऐसा चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई। एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। अब हमारी अगली हेडिंग है अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उसकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति की राह में 3 अवरोध हैं। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद के सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़े थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे हैं। पहला व्यवधान अमेरिका की संस्थागत बटावट है। यहाँ शासन के तीनों अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। अमेरिका की ताकत में आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के मूल में है अमेरिकी समाज, जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहां के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भली कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी राजनीति संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। बहरहाल अमेरिकी ताकत की राह में मौजूदा तीसरा व्यवधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम लगा सकता है और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। स्पष्ट ही अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर अंकुश लगा सके। अमेरिका तथा भारत के संबंध। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण दोनों के रिश्ते महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं, या भारत और अमेरिका के संबंध को मैं आपको अब एक एक पॉइंट के जरिए बताऊंगा। पहला पॉइंट, अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% भाग अमेरिका को आयात किया जाता है। तीसरा पॉइंट, बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। चौथा पॉइंट, 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्यरत हैं। पांचवा पॉइंट, उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनियों को अमेरिका में बसे भारतीयों ने शुरू किया है। छठा पॉइंट, अमेरिका के प्रत्येक राष्ट्रीय अध्यक्ष का भारत से संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्रा करना। सातवां पॉइंट, बराक ओबामा की 2015 की भारत यात्रा के दौरान
रक्षा सौदों से संबंधित समझौतों का नवीनीकरण किया गया तथा कई क्षेत्रों में भारत को ऋण प्रदान करने के लिए घोषणा की गई। मैं आपको फिर से एक ये पॉइंट बता देता हूं। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% भाग अमेरिका को आयात किया जाता है। बोइंग के 35% कर्मचारी तकनीकी भारतीय मूल के हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्यरत हैं। उच्च प्रौद्योगिकी की 15% कंपनियों को शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की। वर्चस्व से कैसे निपटें, अभी हमारी आखिरी हेडिंग है इस चैप्टर की, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं है। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी विभेद है और इन विभेदों के रहते अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति ज्यादा संगत है। उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है और अमेरिका के साथ मिलकर काम करके से इसमें आसानी होगी, ना कि उसका विरोध करने से। ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उससे वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना ही उचित है। इसे बैंडवैगन नीति अथवा जैसी बहेव्यार तैसी कीजिए पीठ की रणनीति कहते हैं। देशों के सामने एक विकल्प यह भी है कि वे अपने को छुपा लें। इसका अर्थ होता है दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर दूर रहना। इस व्यवहार के कई उदाहरण हैं। चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक ना एक तरीके से अपने को अमेरिका की निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को बचाते हैं। बहरहाल बड़े या मझले दर्जे के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाली। छोटे देशों के लिए यह संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है, लेकिन यह कल्पना से परे है कि चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अथवा यूरोपीय संघ एक विशाल जमावड़ा अपने को बहुत दिनों तक अमेरिकी निगाहों में चढ़ने से बचाकर रख सके। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस है। ये लोग मानते हैं कि राज्योत्तर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आएंगी। अमेरिकी वर्चस्व का आर्थिक सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल के से प्रस्तुत होगी। मीडिया का एक तत्व, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक आदि अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। ये राज्योत्तर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं और जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और एक साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना करेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।